ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का इस गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी क्लास में रिंकी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सचिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, रेनू जी आपका भी, शशांक जी, मांडवी जी, शिवानी जी और नीरज जी, पल्लवी जी, रिया जी और प्रिया जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक, हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स में जून की दर्पण हम लोगों ने पढ़ लिया है, जुलाई की दर्पण हम लोगों ने पढ़ लिया है और अगस्त की दर्पण को पढ़ लिया है। पढ़ने का हमारा क्रम है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, नियुक्ति और जो है निधन, खेल, पुरस्कार, इन सब चीजों को हम इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं। तो आज जो है हमें अध्ययन करना है, आज सितंबर की दर्पण का राष्ट्रीय घटनाक्रम का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हर बार हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं। अगला है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में व्यापक फेरबदल के पश्चात मंत्रिमंडलीय समिति में भी फेरबदल। इसमें दो चीजें, एक मंत्रिपरिषद है और दूसरा मंत्रिमंडलीय समिति है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा उत्तराखंड के पश्चात अब कर्नाटक में भी भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन। तो देखता हूं इसमें क्या हुआ है, अभी हम लोग देखेंगे। ये भी पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए। अगला है पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। तो इस पर काफी चर्चा हो चुकी है हमारी और देखेंगे इसमें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वदेश में विकसित एमपी-एटीजीएम हम देखेंगे, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई एमपी-एटीजीएम क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है। अगला है सतह से आकाश में मार करने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, आकाश यंजी मिसाइल। तभी इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। हालांकि यहीं से लगभग हमारा जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट यहीं से मिल जाता है। ठीक, पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोहराई। तो क्या है भाई, अभी हम देखेंगे समान नागरिक संहिता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा हम आपके सामने। ठीक है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन, आइए देखते हैं इस पर चर्चा हम लोगों ने किया था, क्या परिवर्तन हुआ था। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ कई पॉइंट हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले पे कई पॉइंट हम लोगों को मिलेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित। तो देखेंगे, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन, बस इतना ही जानिए, जितनी हेडिंग है उतना ही ये इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे, जितना हो सकेगा उतना चर्चा करेंगे। और ये वाला पॉइंट तो हमें लगता है कि आपके एग्जाम में छपा रहेगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम में होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हो, किसी भी चीज का, चाहे यूपीएसआई, सुपर टेट, कुछ भी वहां करें, क्योंकि बहुत बहुत मेजर पॉइंट है जिसमें जो है चेंज किया गया है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो टॉपिक हैं जिनको हमें देखना है। आइए अब इसमें देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल के पश्चात मंत्रिमंडलीय समितियों में भी फेरबदल। तो इसमें हमने आपको बताया था कुछ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। बस ये देखिए 8 समितियां हैं। कितनी समितियां हैं? कुल 8 समितियां हैं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है, कितनी समितियां हैं? कुल 8 समितियां हैं। ठीक, और इसमें ध्यान रखना है कि राजनाथ सिंह जहां संसदीय मामलों की समिति तथा गृह मंत्री श्री अमित सिंह आवास समिति के प्रमुख हैं। तो संसदीय मामलों की समिति के प्रमुख कौन है? राजनाथ सिंह है, इतना ध्यान देना है। ठीक है, संसदीय मामलों की समिति के प्रमुख कौन है? राजनाथ सिंह है, नोट कर लेंगे। संसदीय मामलों की समिति के प्रमुख कौन है? राजनाथ सिंह है। और अगला जो है हाँ, गृह मंत्री अमित सिंह आवास समिति के प्रमुख हैं। कौन है? आवास समिति के। बाकी जो शेष हैं सबके कौन है? नरेंद्र मोदी। तो प्रमुख तो आपको रटना नहीं है, बस यही इतना आपको देखना था, कितनी समितियां हैं
और उनकी समितियों के प्रमुख कौन है। तो दो आपको लर्न करना है। पहला ये लर्न करना है कि भाई संसदीय मामलों की समिति के प्रमुख कौन है, तो राजनाथ सिंह, याद हो गया होगा, ठीक है। और दूसरा है कि आवास समिति के प्रमुख कौन है, आवास समिति के प्रमुख हैं अमित शाह जी। बाकी सबके कौन है, बाकी सभी के जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। लर्न हो गया होगा आप लोगों को। बाकी इसमें और कुछ नहीं देखना है, आप पढ़ने को तो पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको देखा था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगले पेज पर हम बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां पर पहुंचते हैं हम उत्तराखंड के पश्चात कर्नाटक में भी भाजपा सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन। तो यहां पर आपको देखना है कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज बोम्मई, बसवराज जी हैं। कौन है बसवराज, यहां पर इनकी फोटो भी है, यहां पर इनकी फोटो भी है। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए बसवराज मुंबई। अब मैंने आपको इसके पहले जो है कई राज्यों के राज्यपाल के बारे में जानकारी दिया था, मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप लोगों को लर्न होगा। अब कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, अब आपको यह बताना है कर्नाटक के राज्यपाल कौन है। जब भी मुख्यमंत्री की कहीं पर चर्चा आए तो आप राज्यपाल के बारे में जरूर ध्यान कर लिया करिए अपने मन में, ठीक है, अपने मन में कि वहां का राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो यहाँ के राज्यपाल के बारे में आप लोग अपने मन में जान लिए होंगे जी, थावरचंद गहलोत जी हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसमें दिया भी है कहीं पर, हम ढूंढ रहे हैं, अभी हो सकता है मिल जाए जो है। गहलोत जी हैं, उनको शायद यहाँ पर होंगे भी, नहीं इसमें नहीं दिया है। नहीं नहीं इसमें नहीं दिया है, तो दिया है कहीं पर शायद, लेकिन मिल नहीं रहा है। गहलोत जी हैं, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों का क्रम है, ये सब दिया है, इतना आपको नहीं इंपॉर्टेंट रखना है। बस आपको क्या रखना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, हम अगले पेज पर चलते हैं। ज्यादा आगे निकल गया, एक पेज पीछे आते हैं। हाँ, तो ये आपके पास एक पॉइंट मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में पारित। तो भाई इस पर बहुत ज्यादा प्रश्न भी बन चुके हैं, बहुत ज्यादा चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में पारित, तो ये तो मान लीजिए इंपॉर्टेंट है ही है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी। आपके सामने जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो प्रश्न है आपके सामने, कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, बताएंगे कितने राज्यों में है। हाँ आ गया 6, बिल्कुल बिल्कुल रिंकी जी 6 है, रेणु जी 6, बिल्कुल 6 है। 6 राज्यों में क्या है, द्विसदनीय विधान मंडल है, बहुत अच्छा। अब वो 6 राज्य हैं कौन, तो आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। बिल्कुल सचिन जी 6 है, आइए 6 कौन से हैं। तो देखिए 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। आखिर क्या है, विधानसभा है, एक क्या है विधानसभा और दूसरी क्या है विधान परिषद, 2 सदनी है। कौन कौन से हैं, इनमें उत्तर प्रदेश है, पहला क्या है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार है, तीसरा आंध्र प्रदेश है, चौथा महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। अब भाई कर्नाटक का फिर एक बार चर्चा आ गई, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, मन में अपने दोहरा लीजिए, बसवराज मुंबई। वहां के राज्यपाल कौन है, वहां के राज्यपाल हैं, हाँ राज्यपाल कौन है, गहलोत जी। मन में दोहरा लीजिए आप अपने, तो इसलिए पीछे पीछे से आप ऐसे अपना रिवीजन करते हुए मेरे साथ चलिएगा, बिल्कुल। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। स्वदेश में विकसित एमपी एटीजीएम मिसाइल का न्यूनतम रेंज के लिए सफल परीक्षण।
पहले तो ये जानिए कि यम एटीजीएम क्या है, एटीजीएम क्या है। तो ये जानिए ये क्या है, एक मिसाइल है। पहले तो आपका प्रश्न यही बनता है भाई ये क्या है, मिसाइल है। ठीक, क्या है ये, मिसाइल है। मिसाइल है तो कैसी मिसाइल है, स्वदेश में निर्मित है। क्या है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्या है, कहां पे निर्मित है, स्वदेश में निर्मित है। दूसरा पॉइंट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि स्वदेश में निर्मित है। और किस प्रकार की मिसाइल है, फायर एंड टारगेट। फायर करिए, जब फायर की जाती है, टारगेट होती है, तो सॉरी सॉरी, फायर एंड टारगेट, दागो और भूल जाओ। क्या है, दागो, हिंदी में से क्या कहेंगे, दागो और भूल जाओ। फायर एंड फारगेट का मतलब क्या होता है, दागो और भूल जाओ। इस मिसाइल से फिर दोबारा कुछ नहीं मतलब है, लौट करके नहीं आएगी। ठीक है, और इसका आगे क्या है, अगर यहां से अब देखिए एमपीएटीजीएम, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है, मैन पोर्टेबल, जो आदमी के द्वारा क्या हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सके। एंटी टैंक है, टैंकों को नाश करने वाली है, कि टैंकों को तोड़ने वाली है। गाइडेड मीन्स जिनको हम नियंत्रित कर सकें, हमें ये पता चल सके किसके मकान पे मिसाइल गिराना है, कहां बस अड्डे पे मिसाइल गिराना है, ये मिसाइल कहां जाकर के किसके पास कहां पे गिरानी है। गाइडेड, इसीलिए उसको गाइडेड मिसाइल कहते हैं, हम हमारे नियंत्रण में रहेगी ये। अगर से बना हुआ है, मिसाइल लग रही है यूक्रेन में रूस के द्वारा जो है, तो लगभग किया जा रहा है 500 मिसाइलों का क्या किया गया है, दागा जा चुका है यूक्रेन में। सोचिए बनाने में कितनी समस्या होती है और दागने में बिल्कुल नहीं, कितनी बड़ी विडंबना है। आप सोच सकते हैं कि बनाने में भी वही समस्या, बिगाड़ने में भी। अब मिसाइलों के द्वारा बिगाड़ा जा रहा है, बड़े बड़े भवन बना दिए गए थे, बहुत विडंबना है। लेकिन क्या करेंगे, हम बड़ा कि तू बड़ा। ठीक, इसी में चल रहा है सब। तो ये आपको पूरा पता चल गया होगा, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं जानना है। तो आप जान गए होंगे मैन, एमपीजी की क्या फुल फॉर्म है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका फुल फॉर्म है। ठीक, आप सबको पता चल गया होगा, स्वदेश निर्मित है। ठीक, हाँ, बस इतना ही आपको जानना है। फारगेट एंड फायर एंड फारगेट है, दागो और भूल जाओ मिसाइल है। अगला है भाई क्या, अगला जो आपका टॉपिक है, सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल। तो सबसे पहले तो फिर वही पुराना राग हम अलापेंगे। आकाश क्या है, मिसाइल है। कैसी मिसाइल है भाई, हाँ आकाश एक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। हाँ कैसी मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। सतह से आकाश में मार करने वाली। अब इसमें एक शब्द और दिया, एनजी। एनजी का क्या मतलब है, न्यू जनरेशन, नई तकनीकी, नई पीढ़ी की। अब आप लोग नई पीढ़ी के हैं, आप लोग कहां 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 बैठे हुए हैं और हमसे पढ़ रहे हैं। कभी उम्मीद भी नहीं है कि हम आपको पढ़ाते, लेकिन ये ऑनलाइन का ही जमाना है कि आप हमसे पढ़ रहे हैं। तो न्यू जनरेशन तकनीकी है, ठीक है, नई पीढ़ी की मिसाइल है। ठीक, तो बस इतना ही आता है आपके एग्जाम में भाई। आकाश क्या है, एक मिसाइल है। किस प्रकार की मिसाइल है, सतह से आकाश में मार करने वाली, सरफेस टू एयर मिसाइल है। बस इससे ज्यादा और कुछ मत जानिए आप, इससे ज्यादा। हाँ, ये अगला टॉपिक है, पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी दोहराई। पूरे देश में क्या, समान नागरिक सिविल संहिता क्या एक नीति निर्देशक तत्व है। एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूं, संविधान का प्रश्न है, बिल्कुल, चलिए उत्तर दीजिए, तैयार रहिए। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, उत्तर देंगे। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया, फास्ट, आयरलैंड। ऋचा जी और बताइए,
आयरलैंड, रेणु जी। और बताइए। अरे तो सब आयरलैंड आयरलैंड बता रहे भाई, आप लोगों का सही है, फिर आप सभी का सही है। आयरलैंड किस देश से लिया गया है? अब आयरलैंड कहां पर है? यूरोप में है कि अमेरिका में है कि एशिया में है? आयरलैंड कहाँ है बताओ भाई, यूरोप में है कि अमेरिका में है, एशिया में है, कहाँ है आयरलैंड? तो जानते हो आप लोग, 6 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हैं। उन 6 या 7 महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में है आयरलैंड? लग रहा है मुझे ही बताना पड़ेगा तुरंत। वेरी गुड मांडवी जी, बहुत 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 अच्छा। कहाँ पे है? यूरोप में है। कहां पर है? यूरोप में है। और अब एक प्रश्न यहीं पर और थोड़ी चर्चा करते हैं कि अगर नीति निर्देशक तत्व है तो क्या उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में, भाई उसने कहा कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, नहीं लागू की गई, क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं, राज्य को लागू करनी चाहिए, फला राज्य ने नहीं लागू किया है, क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं राज्य के खिलाफ? नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए हम कोर्ट में याचिका नहीं दायर कर सकते हैं, ये राज्य की इच्छा पर होता है नीति निर्देशक तत्व। तो बस इतना ही आपको जानना है कि पूरे देश में अभी हमारे समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, और इसको लागू करने के लिए जो है दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस बात को अभी हाल ही में संज्ञान। तो आपसे यही पूछा जाएगा, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत किया है या प्रावधान किया है या उससे संबंधित जो है बात बताई है? किसने? दिल्ली हाई कोर्ट ने। ठीक, यही प्रश्न आपका आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 1 मिनट पीछे हो करते हैं, पीछे करते हैं थोड़ा। हाँ, ये टॉपिक है आपका, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन। तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या इंपॉर्टेंट, हम वहां पर पहुंच रहे हैं। पहले तो ये जानिए कि जम्मू कश्मीर का नाम कर दिया गया हाई कोर्ट का, तब इसका नाम कर दिया गया है, इसको नोट कर लेंगे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। वहां के हाई कोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। ये आपके लिए तो करंट की जानकारी है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको यहां से मिल रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है, यहां पर देखिए, पहले एक पॉइंट तो ये नोट करेंगे, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या, बिल्कुल 25 ऋचा जी, बहुत अच्छा। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या सबसे कुल कितनी है? 25 है। सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। अभी हम देखेंगे इनकी स्थापना कब हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ठीक ठीक, कैसे है भी हम इसको भी देखेंगे, और भी देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे नवीनतम कौन सा उच्च न्यायालय है? तो 2019 में स्थापित हुआ है। कौन है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। इसमें टोटल आप जान ही रहे हैं 25 है। तो सबसे प्राचीन कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1862 को हुई थी। कब हुई थी? 2 जुलाई 1862 को हुई थी। तो आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल कई प्रश्न मिल गए। अब आइए इसको हम थोड़ा सा क्रमबद्धता के साथ देखें। ठीक, ये यहां से देखते हैं, यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे प्राचीन कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, ये आपके सामने है। 2 जुलाई 1862 को हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1862। इसके अधिकार क्षेत्र में न्यायिक क्षेत्र कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र है? तो ये और भी इंपॉर्टेंट, इसका न्यायिक क्षेत्र। न्यायिक क्षेत्र कौन है? पश्चिम बंगाल, नोट करेंगे, और अंडमान है। कलकत्ता। अब ये प्रश्न जो आपका आता है, ये प्रश्न यही बनकर के आता है कि अंडमान निकोबार
किस हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक, यही आपका प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है आपका कि प्रश्न क्या बनता है आपका कि अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, किस न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किसके? कई बार पूछा गया, एक बार नहीं 20 बार पूछा गया है प्रश्न आपका। तो आप क्या उत्तर लगाएंगे? कलकत्ता उच्च न्यायालय। अब ये प्रश्न भी बनता है कि निम्नलिखित में से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसका उत्तर? आंध्र प्रदेश होगा। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा। उसके बाद किस न्यायालय की स्थापना की गई? उसके बाद मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? इसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 को की गई थी। कब की गई थी? 14 अगस्त 1862 को की गई थी। ठीक है। हाँ, अब इसमें आपको देखना है कि इसका न्यायिक क्षेत्र क्या क्या है, ध्यान देना और गिनना भी मेरे साथ। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो इस सारी चीजों को और बढ़िया से क्लियर करूंगा, लेकिन यहां पर भी आप क्लियर कर लीजिए। महाराष्ट्र आता है इसके अंतर्गत, गोवा, 2 राज्य हो गए, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये अक्सर प्रश्न बनता रहता है, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव ये किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो किस न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका ये। ठीक है, परीक्षा में आपके व्यापक रूप से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग मेरी समझ से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ये तो आपके एग्जाम में आता ही है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1866 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 17 मार्च 1866 ईस्वी को। देखिए, जो पढ़ने का हमारा तरीका होना चाहिए वो पहले ट्रेडिशनल होना चाहिए, फिर करंट होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि हम आपके साथ ऐसे समय पर जुड़े हुए हैं कि पहले करंट फिर ट्रेडिशनल, लेकिन अब अगले हफ्ते से आपका ट्रेडिशनल और करंट अलग अलग कर दूंगा डे। ट्रेडिशनल का थोड़ा समय मेरा ज्यादा रहेगा, ठीक है, करंट का समय थोड़ा कम रहेगा, तो आप लोग उस समय ज्यादा समय लेकर के आना। ठीक है, चर्चा करूंगा उस पर, पहले इसको पढ़ा लेता हूं, नहीं तो इसका समय निकल जाता है और रिकॉर्डिंग क्लास बहुत लंबी हो जाती है। ठीक, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कलकत्ता उच्च न्यायालय हो गया। छत्तीसगढ़ आप जानते रहिए 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इसके बाद बस ऐसे ध्यान से देखते रहिएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। स्थापना तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मार्च 1948 को हुई थी। कितने राज्य हैं इसमें देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है। तो कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। तो सबसे अधिक न्यायिक क्षेत्र, सबसे अधिक राज्य किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं? गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत सबसे अधिक राज्य न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, 4 राज्य आते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जानिएगा। बाकी अब देखता हूं आगे, गुजरात है उच्च न्यायालय है, अहमदाबाद में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश भी है, आप जानते रहिए बस। केवल जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया ही था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नाम में परिवर्तन किया गया है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। तो आप एक काम करिए, इसकी स्थापना भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए बस, 26 मार्च 1928 को। तो ध्यान में थोड़ा सा रखे रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि एग्जामिनर की निगाह यहाँ पर पहुंच जाए, सुपर ट्रीटमेंट नहीं पहुंचेगी, लेकिन और किसी भी एग्जाम में पहुंच सकती है। तो करंट पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो भाई थोड़ी सी निगाह डालते रहिए, क्या दिक्कत है। झारखंड उच्च न्यायालय, ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब केरल उच्च न्यायालय, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मद्रास, बिल्कुल, ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट। मुंबई में, हाँ मुंबई में बताओ भाई कितने न्यायिक क्षेत्र हैं? तो 2 राज्य मैंने बताया था। कितना बताया था? 2 राज्य। राज्य कितने आएंगे? 2 आएंगे।
कौन कौन से हैं? एक तो महाराष्ट्र है, ठीक, और दूसरा क्या है? दूसरा बताओ भाई, गोवा है क्या? अगर गोवा है तो हमारे साथ कहो हाँ जी सर, गोवा है। देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं भाई, हम भी भूल जाते हैं, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर रहती है। तो महाराष्ट्र है, गोवा है, बिल्कुल 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 गोवा है प्रिया जी, बिल्कुल रिंकी जी, बिल्कुल। तो आप लोग सपोर्ट करिए कि देखिए भाई, याद करने की उम्र आपकी है, अब हमको याद नहीं रहता है और ना हमें याद करने की जरूरत है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपकी परीक्षा में आता क्या है, ठीक। तो याद आप लोग करिएगा, गलत हम बता देंगे तो आप लोग हमको बता दीजिएगा सर गलत है। दादर नागर हवेली ये केंद्र शासित प्रदेश है, दमन दीव क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो दो राज्य आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं? दो राज्य आते हैं, दमन दीव भी, बिल्कुल बिल्कुल रिंकी जी, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये सब क्या, ये राज्य। देखो प्रश्नों की गहराई पर जाइए, जब प्रश्न ये आएगा कि सबसे अधिक राज्य किस हाई कोर्ट के अधीन है, न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आप किसका लगाएंगे? गुवाहाटी, क्योंकि 4 राज्य आते हैं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है भाई कि सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश किस हाई कोर्ट के अंतर्गत, न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तब आप मुंबई लगा देना, क्योंकि उसके अंतर्गत 2 आते हैं, ठीक। तो उसकी गहराई में, प्रश्न की गहराई में जाइएगा, प्रश्न को समझिएगा। आप कहते हैं हमारी तैयारी है, लेकिन वहीं से प्रश्न गलत हो जाता है आपका। प्रश्न क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि आपने प्रश्न का कभी सामना नहीं किया, प्रश्न वहीं से आ रहा है, नया प्रश्न बन जाता है आपके सामने और प्रश्न गलत हो जाता है, इसी कारण प्रश्न गलत हो जाता है। तो बहरहाल गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी निगाह वहां पे है जहां पे प्रश्न गलत होता है। तो आप बस लास्ट में ये जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2019 को हुई थी। एक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, तेलंगाना उच्च न्यायालय, 1 जनवरी 2019 को हुई थी। तो आपको बस इसमें इतना प्रश्न, एक बार फिर मैं रिवीजन करता हूं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं? 25, ठीक। सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1862 में हुई थी। मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1800, बिल्कुल रिंकी जी, 14 अगस्त 1862 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? अपडेट हटा दो, 1866 में हुई थी। याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जो याद कर पाए भाई, जिनकी क्षमता है याद करें। 1866 ईस्वी में हुई थी। सबसे अधिक राज्य किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत हैं? तो गुवाहाटी के हैं, ठीक। तो ये सब आपको लर्न करना है, बस इतने इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेडिशनल एक ही आया था, और मैंने एक चीज और कहा था कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का जो है स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे नवीनतम कौन है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों सबसे नवीनतम हाई कोर्ट हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है कि इसके सारे पॉइंटों पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उस पर हमने डिस्कशन किया। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य और प्रबंध संस्थान विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जानते रहिए कि हाँ भाई पारित हो गया, ठीक है। अगला है होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का गठन। मैंने कहा था वहीं हेडिंग से बस इतना जानते रहिए, होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का गठन हो गया है। बाकी यहां से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से आ गया है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे, और थोड़ी सी क्या बृहद रूप से इस पर हम चर्चा करेंगे, बृहद रूप से इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहां पर है? तेलंगाना में है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर व धौलावीरा कहां पे है? गुजरात में है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल, किसके? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या कर गया? इनको शामिल कर लिया गया है। और इस दृश्य से देखते हैं विश्व विरासत स्थलों की संख्या कुल कितनी हो गई है? 40 हो गई। तो जो आपके सामने पहला प्रश्न भाई,
कि वर्तमान में विश्व विरासत स्थलों की संख्या कुल कितनी है? तो कुल कितनी संख्या है? 40 है। विश्व विरासत स्थलों की संख्या कुल कितनी है? और हाल ही में किसको सम्मिलित किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, रेणु जी का उत्तर 47 आ रहा है। चलो अभी देखते हैं भाई, कहीं लिखा हो, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है। अब हमारे सामने करंट में है यहाँ पर, तो हम पहले इसको देखेंगे, सही मानेंगे, फिर हम आप पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल प्रिया जी, आप सब 40, रेणु जी का 47 देख लूंगा मैं। अभी तो 40 ही मानिए आप। जब तक देख नहीं लूंगा तब तक मैं ओके नहीं करूंगा आपका। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, यूनेस्को ने तेलंगाना में वारंगल स्थित, तो तेलंगाना के कहां पर है? वारंगल, ध्यान देंगे, वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को, वह गुजरात के कच्छ जिले में, इसको आप ध्यान रखिएगा, गुजरात के कच्छ जिले में हड़प्पा काल के धौलावीरा को, हड़प्पा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, को विश्व विरासत जुलाई 2021 में घोषित किया गया। कब जुलाई घोषित किया गया? 2021 में, जुलाई में। ठीक, तो ये नेटवर्क, मेरा नेटवर्क है भाई, मेरी तरफ तो है, और सबको आवाज जा रही है? सबके पास मेरी आवाज पहुंच रही हो? बिल्कुल रिंकी जी, ऋचा जी, आपकी समस्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबके पास नेटवर्क जा रहा है, मेरे पास तो बहुत ज्यादा है, फुल नेटवर्क है। आप थोड़ा सा नेटवर्क में हो लो भाई। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने बताया कि 2000 जुलाई 2021 में इसे क्या किया गया? विश्व विरासत स्थल। और विश्व विरासत स्थल का दर्जा कौन देती है? यूनेस्को देता है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा भाई यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, इस पर चर्चा कर चुका हूं। यूनाइटेड नेशन का ये एक अंग है, इकोसाक के रूप में हमने एक बार चर्चा की, यूनेस्को चर्चा हुई है। ठीक है, तो आइए, विश्व विरासत का एक स्थल है। आइए आगे चलते हैं। तेलंगाना के 800 वर्ष पुराने, तो रुद्रेश्वर मंदिर कितना वर्ष पुराना है? 800 वर्ष पुराना है। और किस नाम से जानते हैं? रामप्पा के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, रामप्पा का मंदिर। अब आपके एग्जाम में भाई यह जाए कि रामप्पा का मंदिर किस राज्य में है, तो आप कहां बताएंगे? तेलंगाना में है। या किस स्थान पर है? तो वारंगल रहेगा, उसमें वारंगल ध्यान में रखना रहेगा। 13वीं शताब्दी से 40 वर्षों की अथक प्रयास द्वारा काकतीय वंश के दौरान निर्मित, किसने बनवाया था इसको? काकतीय, इतिहास के एक वंश है, काकतीय वंश के शासक ने इसे क्या किया था? बनवाया था। किस देवता के लिए बनवाया था? शिव भगवान के लिए बनवाया था। इस मंदिर में मुख्य रूप से रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा होती है। किसकी होती है? रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा होती है। तो मुझे लगता है कि इसकी हिस्ट्री आप लोगों ने निकाल ली। अब ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है? रुद्रेश्वर मंदिर या काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर 800 वर्ष पुराना है। किसने बनवाया था? काकतीय वंश के शासकों ने बनवाया था। और किस नाम से जाना जाता है? रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। शिव मंदिर है। रामलिंगेश्वर महाराज की क्या होती है? स्वामी की इसमें पूजा होती है। बस इतना आप जान गए। और हाल ही में क्या किया गया है? विश्व विरासत स्थलों की सूची में इसे शामिल किया गया। ये मंदिर है आपके सामने भाई, देखिएगा, देख लिए इतना। अब आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम। हाँ, एक मिनट, बस यहीं से चालू। हाँ देखिए, आइए देखते हैं। प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक धौलावीरा को भी विश्व विरासत स्थलों में की सूची में यूनेस्को ने जुलाई 2021 में शामिल किया है। तो 2021 में जो है किसको और शामिल किया गया है? धौलावीरा को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? धौलावीरा को शामिल किया गया है। ठीक है, धौलावीरा कहां पर है? कच्छ के रण में है। कच्छ के रण में, कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, और देखते हैं इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष स्थित है, बस इसमें से और कुछ नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल, शशांक जी ने बहुत अच्छी जानकारी दिया है। थोड़ी सी हम इनकी जानकारी को आप लोग तो देख ही लिए होंगे। 27 जुलाई 2021 को विश्व धरोहर समिति द्वारा गुजरात में स्थित हड़प्पा युग के स्थल धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में शामिल कर लिया। ठीक 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 ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम। आइए थोड़ा सा, ये तो हो गया आपका करंट का, अब आइए ट्रेडिशनल थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। आप सब लोग अभी आप लोग जाइएगा मत प्लीज, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी जानकारी है जो आपकी एग्जाम में आती है, जिस पर मुझे चर्चा करनी है। ठीक है, तो आप सब लोग बने रहिए, बस केवल 10 मिनट की और क्लास है आपकी। आइए, यूनेस्को की विश्व धरोहर 3 श्रेणियों, यूनेस्को जो है विश्व धरोहरों को कितनी श्रेणियों में बांटता है? 3 श्रेणियों में। नोट करेंगे, कितने श्रेणियों में बांटता है? 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी है? सांस्कृतिक विरासत है, दूसरी कौन सी है? प्राकृतिक विरासत है, और तीसरी कौन सी है? मिश्रित विरासत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में वर्गीकृत है। और जो हमारा काकती रुद्रेश्वर मंदिर व धौलावीरा है, इसको किस सूची में, किस रूप में शामिल किया गया है? सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे शामिल किया गया। किस रूप में? सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया। इससे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 40 हो गई। कितनी हो गई है? 40। इनमें 32 सांस्कृतिक स्थल, कितने सांस्कृतिक स्थल? 32। नोट करेंगे, कितने सांस्कृतिक स्थल हैं? 32। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे इसे, कितने सांस्कृतिक स्थल हैं? 32 की श्रेणी में। जबकि 7 क्या है? प्राकृतिक स्थल है। कितने प्राकृतिक स्थल हैं? 7। और एक मिश्रित स्थल है। कितना है? एक मिश्रित स्थल है। ठीक, इतना आपको जानना बहुत जरूरी था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब इसमें इतना ज्यादा जितना कि अभी शशांक जी ने बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दे ही दिया, लेकिन फिर भी मैं भी पढ़ देता हूं यहां से। यूनेस्को को विश्व विरासत समिति की जुलाई 2021 की वर्चुअल तरीके से संपन्न बैठक में भारत के उपर्युक्त 2 स्थलों सहित विभिन्न देशों के कुल 34, मतलब पूरे विश्व के कुल कितने? 34 स्थलों को इस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कितने स्थलों को? विश्व के 34, और उसमें से भारत के कितना है? 2 है। स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 1154 हो गई है। इसमें से 897 स्थल सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में, और 218 प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में, 39 स्थल मिश्रित स्थलों की श्रेणी में है। तो हालांकि ये आपको रटने की जरूरत नहीं, ना आपको जानने की जरूरत है। आपको बस अपना 40 जानना है, 32 जानना है, और 7 जानना है, 1 जानना है। 32 क्या है? सांस्कृतिक स्थल। 7 क्या है? प्राकृतिक स्थल। 1 क्या है? मिश्रित स्थल है। इतना जानना है आपको। और हाल ही में किसको सम्मिलित किया गया है? धौलावीरा और रुद्रेश्वर मंदिर को। ये किस रूप में सम्मिलित किए गए हैं? सांस्कृतिक स्थल के रूप में सम्मिलित किए गए। बस इतना जानना है आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे आइए देखते हैं। देखिए भाई, इसमें जिनको आगे तैयारी करनी है, ठीक, और आगे बढ़ना, सुपर सेट के ऊपर भी जाना है, वो इसको अपनी जबान पर कर लेंगे। हाँ, वो इसको याद कर लेंगे। अब जैसे इसमें आगरा का किला है, आपको जानना नहीं कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, आगरा में है। 1983 में सम्मिलित किया गया था। तो सबसे पहले किसको सम्मिलित किया गया था? 2004। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो है आगरे के किले को एक साथ सम्मिलित किया गया है। ठीक, और ताजमहल को भी उसी वर्ष सम्मिलित किया गया है। अजंता की गुफा को भी उसी वर्ष सम्मिलित किया गया है, एलोरा की गुफा। तो 4 स्थल हैं जो कि 1983 में सम्मिलित हुए हैं। कौन कौन से हैं? आगरा का किला, ताजमहल, और अजंता तथा एलोरा की गुफाएं। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। आगरा तथा ताजमहल दोनों आगरा में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये आप अपने दिमाग में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, जैसे और परीक्षा में आप जहां से प्रश्न बन जाता है। ठीक, आगे आइए देखते हैं। इसमें दरअसल ये सारे ऐतिहासिक बिंदु हैं, तो आप लर्न करना, और ये तो जरूर लर्न करना कि कहां पर है। सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पे है? उड़ीसा में है, 84 में सम्मिलित किया गया था। महाबलीपुरम स्थित स्मारक मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर कहां पे है?
तमिलनाडु में है। गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट, तो ये जानते रहिए, बस ये अभी तक कभी पूछा नहीं गया है। खजुराहो कई बार पूछा गया है। खजुराहो, खजुराहो स्थित स्मारक समूह मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। किस जिले में है आप जान लीजिएगा। हम्पी, हम्पी बहुत पूछा जाता है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। आज 12th के बच्चों के लिए हम्पी आया रहा होगा। ठीक, तो हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा में है। ये भी सम्मिलित किया गया है। एलिफेंटा आप जान ही रहे हैं, एलिफेंटा कहाँ पर है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है भाई एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक, ये आपके लिए पट्टा। सांची, सांची पूछ लिया जाता है अक्सर। सांची स्थित बौद्ध स्मारक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। हुमायूं का मकबरा कई बार पूछा गया है एग्जाम में। कहाँ पे है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में है। कुतुब मीनार पूछा गया है, कहाँ पर है? दिल्ली में है। माउंटेन रेलवे, ये तो पूछ लिया जाता है कभी कभी, कहाँ पर है? हिमालय, दार्जिलिंग में है। आगे देखते हैं। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है, जान ही रहे हैं। भीमबेटका बहुत पूछा जाता है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। कई बार पूछा गया है भीमबेटका की गुफाएं। इतिहास में किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में बनाई गई थी। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो काफी बृहद रूप से चर्चा उस पर करेंगे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई महाराष्ट्र में नहीं पूछा जाता। चंपानेर पावागढ़, ये भी नहीं पूछा गया है ज्यादातर, बस केवल जब करंट में आया रहा होगा। दिल्ली का लाल किला कई बार पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, आप लोग जानते रहिएगा। जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में है। और भी जगह पर है। राजस्थान के राजपूताना शैली किले, रानी का बाग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, द क्वीन स्टेबल। बिहार का नालंदा महाबिहार। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आगे देखते हैं इसमें कौन। और ये देखिए काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और धौलावीरा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दोनों आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 90% संभावना आने की है। आगे के जो 7 प्राकृतिक स्थल हैं इनको लर्न कर लिए। काजी केवल मानस नंदा, सुंदर पश्चिम घाट है, वही हिमालय पार्क है। हम लोग इसको पूरा एक कविता बना लिए थे, आप लोग भी कविता लिखिएगा, क्योंकि इसका क्रम बैठाने को आ जाता है। ठीक है, इसका क्रम भी कभी पूछ लेता है, तो आप क्रम याद कर लीजिएगा। काजी पहले है काजीरंगा, कहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? असम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है डियर स्टूडेंट। आप सब लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। शायद आप अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन जब आप परीक्षा देंगे तो आप समझ जाएंगे। काजीरंगा 1985 में। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में है, 1985 में। केलादेव राष्ट्रीय पार्क कब है? 1985 में। ये क्रम मिलाने के लिए आ जाता है यहाँ से। किसके लिए आता है? क्रम मिलाने के लिए। तो हम लोग इसको लर्न किए थे, बता रहा हूँ आपको। काजी केवल मानस नंदा, सुंदर पश्चिम घाट है, वही हिमालय पार्क है। इस तरह से एक लाइन में हमको याद है, आप लोग भी लर्न किए रहिएगा। क्रम इसका लर्न किए रहिएगा। पीसीएस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीसीएस में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कई बार प्रश्न आते हैं, इतनी बार आए हैं कि आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो आपके सामने प्रश्न ही प्रश्न नजर आएंगे इसके। ठीक है, हाँ, पीसीएस यूडीए इन सब परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी लर्न कर लेंगे। ठीक, लर्न हो गया होगा। बस नंदा देवी चमोली उत्तराखंड में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम घाट मुख्यतः केरल में है, सह्याद्री की पर्वत की श्रेणियों में है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? मिश्रित स्थल। ठीक, ये भी हिमाचल प्रदेश के पास है। आइए देखते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है सिक्किम में है। ये मिश्रित स्थलों की श्रेणी में आता है। किसने? मिश्रित स्थलों की श्रेणी में आता है। अभी थोड़ा सा और बचा है, बस ये इतना मेरे साथ और देख लीजिए। हो सकता है कि स्टार लगाया हुआ है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। इसके विस्तार के रूप में चोला मंदिर, अच्छा कोई था इसे स्टार ऊपर लगा रहा होगा पहला। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए देखते हैं, इस पेज पर खत्म हो गया, अगले पेज पर हम लोग बढ़ते हैं।
अब ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम आ गया। आज आपकी क्लास देखता हूँ, हाँ काफी लंबी चल गई रिकॉर्डिंग क्लास। आपकी क्लास को यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिकी कल हम देख लेंगे, दोनों एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद नियुक्ति, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग क्लास आपकी हम बंद करते हैं, तो उसके बाद